अर्थ स्ट्रक्चर यानी कि पृथ्वी की संरचना का अध्ययन। ठीक है, अब अगर पृथ्वी की संरचना का अगर हमें अध्ययन करना है, पृथ्वी की संरचना से तात्पर्य क्या है? जैसे कि पूरी पृथ्वी कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस में बटी हुई है। अब कॉन्टिनेंट पे हम आए तो पर्वत, पठार, मैदान, खाई। ओशियंस के अंदर आए तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक, कॉन्टिनेंटल राइज, अबाइसल प्लेन, तो सब है तो पृथ्वी पे ही ना, कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अगर हम आपके पृथ्वी की संरचना का अगर अध्ययन करें, ठीक, तो यही स्टडी आती है किसके अंदर? जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान के अंदर। अब पृथ्वी के ऊपर जितने भी आपके स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो कॉन्टिनेंट हो, चाहे वो ओशियन हो, चाहे कॉन्टिनेंट के ऊपर पर्वत, पठार, मैदान हो, चाहे ओशियंस के अंदर आपके रिज हो, ट्रेंच हो, प्लेन हो, ठीक, इन सब का सीधा सीधा संबंध होता है कहीं पृथ्वी के अंदर उसकी आंतरिक संरचना से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का आपके प्रयास करें। ठीक, क्या प्रयास करें? ये जो आपके अर्थ है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? एक तो आपके अर्थ, ये अर्थ आपके क्या हुई? इसकी सरफेस यानी कि पृथ्वी की सतह। दूसरा आपके पृथ्वी का क्या? कोर। तो सरफेस से लेके कोर पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा इंटरनल या इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक, इंटरनल या इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक, अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर हम आपके बात करें तो अब पृथ्वी के अंदर आपके न तो मनुष्य जा सकता, ना ही आपके कोई मशीन जा सकती। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में हम स्टडी करते हैं सरफेस से लेके कोर तक, यानी कि पृथ्वी की सरफेस से लेके पृथ्वी की कोर तक। तो सरफेस से लेके कोर तक यानी पृथ्वी की पूरी रेडियस हो गई है। तो सरफेस से लेके कोर तक टोटल आपके होती है लगभग 6400 किलोमीटर। इतनी डेप्थ में इतना टेम्परेचर हो जाएगा कि कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। ठीक, तो मनुष्य का तो पहुंचना असंभव है। ठीक है, तो अब हम यहाँ इसकी स्टडी करने के लिए कुछ नए सोर्सेस की आपके यूज करते हैं। अर्थ के अंदर की अगर हमें स्टडी करना है तो हम यहाँ दो सोर्स का यूज करते हैं, एक तो आर्टिफिशियल सोर्स और एक नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स यानी वॉल्केनो और अर्थक्वेक, वॉल्केनो और अर्थक्वेक ज्वालामुखी और भूकंप जो प्राकृतिक रूप से हमें महसूस होते हैं। आर्टिफिशियल सोर्स यानी टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी, जो हम एजम्पशन के आधार पे, अनुमान के आधार पे हम जो क्या करते हैं, एविडेंस के आधार पे जो हम अनुमान लगाते हैं। तो यहाँ आर्टिफिशियल या इनडायरेक्ट आपके क्या, एक सोर्स तो है आर्टिफिशियल या इनडायरेक्ट, तो दूसरा है नेचुरल या डायरेक्ट। तो आर्टिफिशियल या इनडायरेक्ट सोर्स में टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी, और नेचुरल या डायरेक्ट सोर्स में वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक। अब यहाँ समझने की आप कोशिश करना, इसमें फेस से अगर हम कोर तक की बात करें तो पृथ्वी आपके 3 लेयर में आपके डिवाइड होती है। कितनी लेयर में डिवाइड होती है? 3 लेयर में। पहली आपके क्रस्ट, दूसरी लेयर आपके मेंटल, तीसरी लेयर आपके कोर। ये आपके क्या हो गया? क्रस्ट, ये लेयर कोर। ठीक है, अब यहां से कोर से लेके आपके जो पृथ्वी की सरफेस है ये आपके टोटल कितनी? 6300 किलोमीटर। तो हमें यहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर में सरफेस से लेके कहां तक की स्टडी करनी है? कोर तक की। तो यहाँ याद रखना कि जैसे जैसे हम सरफेस से कोर तक जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है। अभी हम देखते हैं कि इन तीनों के हमारे पास प्रमाण क्या है कि टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, प्रेशर क्यों बढ़ता है, क्यों बढ़ती है। इन तीनों के हम आपके एविडेंस को समझने की आपके कोशिश करते हैं। तो समझते हैं अब इन तीनों के हम एविडेंस को। देखना, आर्टिफिशियल सोर्स में सबसे पहले हम देखें टेम्परेचर। जैसे जैसे डेप्थ आपके बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी क्या बढ़ेगी? डेप्थ बढ़ेगी। डेप्थ बढ़ने से आपके तात्पर्य क्या है? जैसे जैसे हम आपके सरफेस से कहां जाएंगे? आपके कोर में जाएंगे। जैसे जैसे सरफेस से कहां जाएंगे? हम कोर में जाएंगे, वैसे वैसे आपके टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। अब इसका आपके कारण अगर हम देखें तो क्या है? क्रस्ट के अंदर होता क्या है कि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो कुछ हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, गर्म चट्टानों के समूह। क्या पाए जाते हैं? गर्म चट्टानों के समूह जो हीट को या हीट कन्वेक्शन वेव्स को, तापीय संवहन तरंग को एमिट करते हैं। ठीक, दूसरा कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यानी कि आपके रेडियो सक्रिय तत्वों की आपकी उपस्थिति पाई जाती है। एक ये रीजन होता है। इस वजह से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हर 32 मीटर की डेप्थ पे बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? सरफेस से लेके कोर तक की जो डेप्थ है वो है 6300 किलोमीटर। ठीक, तो इसका मतलब आपके सरफेस से लेके कोर तक की जो डेप्थ है वो 6300 किलोमीटर है। तो सरफेस से कोर तक पहुंचते पहुंचते कितना ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा? ठीक है, तो यहां याद रखना टेम्परेचर, डेप्थ बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक, क्या है? प्रेशर। अगर हम प्रेशर की बात करें तो जैसे जैसे हम
जैसे जैसे हम क्रस्ट से आपके, या ये आपने क्या देखा, ये, ठीक है। तो जैसे जैसे हम सरफेस से कोर की ओर बढ़ेंगे, ये क्रस्ट हुआ, मेंटल हुआ, और ये कोर हुआ। तो वैसे वैसे हम जैसे जैसे हम जा रहे हैं सरफेस से, हम जब कोर की तरफ जा रहे हैं तो वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है। इस बात के प्रमाण कैसे मिलते हैं? प्रमाण हमें ऐसे मिलते हैं कि जब हम सरफेस से अंदर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। हर 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस, तो 100 किलोमीटर में इतना टेम्परेचर हो जाएगा कि पृथ्वी के अंदर सब कुछ पिघल जाएगा। लेकिन अगर पृथ्वी के अंदर अगर सब कुछ नहीं पिघल रहा है, सॉलिड मटेरियल मिल रहा है, तो इसका मतलब आपके ये है कि आपके अंदर जाने पे प्रेशर भी बढ़ रहा है। क्योंकि जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु, और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो ज्यादा टेम्परेचर के बावजूद भी मटेरियल आपके पिघलेंगे नहीं। ठीक, तो यहां अंदर आपके देखते हैं तो क्या होता है, मान लिया कि टेम्परेचर है 3000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन प्रेशर ज्यादा होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट आपके हो गया क्या, ज्यादा, और मेल्टिंग पॉइंट हो गया मान लिया 3500 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब अब मटेरियल आपके पिघलेगा नहीं, क्योंकि अब पिघलने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो चूंकि पृथ्वी के अंदर सॉलिड मटेरियल मिल रहा है हाई टेम्परेचर के बावजूद भी, तो इसका मतलब आपके यही है। तो ये होता है आपके किसका कंसेप्ट, आर्टिफिशियल सोर्स। तो इसे नोट करो आप। तो आर्टिफिशियल सोर्स में अगर हम आपके देखें तो हम देखते क्या है, डेप्थ बढ़ने पर डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एविडेंस, क्रस्ट की डेंसिटी 3 से 5 के बीच में होती है, क्रस्ट की डेंसिटी, और 3 ही मान लो। क्रस्ट की ओवरऑल डेंसिटी देखा तो अप्रोक्स 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अर्थ की ओवरऑल डेंसिटी है 5.5। तो इसका मतलब क्रस्ट की डेंसिटी है कम और ओवरऑल अर्थ की ज्यादा है, तो इसका मतलब अंदर की डेंसिटी ज्यादा होगी, अंदर की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये है आपके डेंसिटी का। अब आते हैं हम नेचुरल या डायरेक्ट सोर्स। नेचुरल या डायरेक्ट सोर्स मतलब जो पृथ्वी से हमें डायरेक्ट प्राप्त होते हैं। ये सब तो हमने एजम्पशन लगाए हैं, अनुमान लगाए हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर से भी तो आपके कुछ डायरेक्ट हमें प्राप्त हो रहा है। तो पृथ्वी के अंदर से जो हमें आपके डायरेक्ट आपके प्राप्त हो रहा है, अब हम आपके वो देखें। तो नेचुरल या डायरेक्ट सोर्स अगर हम देखें आपके अर्थ के इंटीरियर की स्टडी के, तो ये होते हैं क्या, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। तो सबसे पहले हम आते हैं आपके वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी का मतलब एन ओपनिंग ऑन अर्थ क्रस्ट विच अलाउज मैग्मा टू रीच आउट, यानी कि पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा छिद्र जिससे मैग्मा बाहर आता है, उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी। तो वोल्केनो प्रोसेस में जब मैग्मा बाहर आता है तो मैग्मा में क्या पार्टिकल निकल के आ रहे हैं, इसके आधार पर हम अर्थ के इंटीरियर की स्टडी कर सकते हैं। जैसे कुछ में सॉलिड लिक्विड निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब अर्थ में कुछ सॉलिड है कुछ लिक्विड है, सिंपल स्टडी। इसके बाद में आपके दूसरा सोर्स होता है अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के दौरान, आपके अर्थक्वेक के दौरान इसमें जो सीस्मिक वेव्स निकलती हैं, तो उसके आधार पर हम अर्थ के इंटीरियर की स्टडी करें। जब आपके भूकंप आता है तो भूकंप के दौरान आती है कुछ भूकंपीय तरंगें। उन तरंगों के अध्ययन करके हम ये पता लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, सबसे जो ऑथेंटिकेटेड सोर्स है अर्थ के इंटीरियर की स्टडी, वो है आपके क्या, अर्थक्वेक यानी कि सीस्मिक वेव्स। तो भूकंपीय तरंगें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन का सबसे ऑथेंटिकेटेड सोर्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां आगे समझना इससे। अब अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, अर्थक्वेक का आपके मतलब क्या होता है। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, वाइब्रेटरी मोशन ऑन ग्राउंड सरफेस, यानी कि पृथ्वी की सतह पर हलचल, पृथ्वी की सतह पर कंपन, ये होता है अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक का एक सिंपल आप बेसिक स्ट्रक्चर आप समझ। सबसे पहले हम आपके देखें कि अर्थक्वेक, भूकंप की प्रक्रिया आपके कहां से आती है। अर्थक्वेक के अंदर सबसे पहला एक पॉइंट समझना आप, फोकस। फोकस यानी कि आपके भूकंप मूल। फोकस अर्थक्वेक के अंदर वह पॉइंट होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। एक क्रस्ट के अंदर हो सकता है पॉइंट, ठीक है, फोकस या हाइपोसेंटर भी इसे हम बोलते हैं। तो फोकस या हाइपोसेंटर क्रस्ट के अंदर वह पॉइंट जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो फोकस के ठीक ऊपर अर्थ सरफेस पे वह पॉइंट जहां अर्थक्वेक के प्रभाव को सबसे पहले फील किया जाता है, उस पॉइंट को हम आपके कहते हैं क्या, एपिसेंटर, अधिकेंद्र। ठीक, तो अधिकेंद्र क्या है, ये अर्थ सरफेस के ऊपर, फोकस से ठीक ऊपर होगा ये पॉइंट। तो फोकस से ठीक ऊपर आपके वह पॉइंट जहां आपके क्या किया जाएगा, इसके प्रभाव को आपके फील किया जाएगा। ठीक,
अब अर्थक्वेक का जब आपके ओरिजिन होता है तो यहाँ अर्थक्वेक में जो एनर्जी निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, वो कुछ तरंगों के रूप में निकलती है, वेव्स के रूप में, जिनमें से एक वेव होती है पी वेव। पी वेव आपके क्रस्ट मेंटल कोर सब में से आपके चलती है। एक वेव होती है आपके एस वेव। एस वेव आपने देखा कि ये आउटर कोर से डेविएट हो जाती है, ये आउटर कोर से ही आपके मुड़ गई, ये कोर के अंदर नहीं गई। तीसरी वेव होती है एल वेव। ये जो आपके एल वेव होती है ये सिर्फ आपके सरफेस पर चलती है, ठीक। तो भूकंपीय तरंगों में अगर हम आपके देखें तो सीस्मिक वेव्स की अगर हम बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर हमें क्या दिखाई देता है। अब यहां आपके समझना, तो सॉलिड और लिक्विड का मतलब आपके ये क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये तीनों में आपके एग्जिस्ट करेगी। इसके बाद में दूसरी वेव आपके एस वेव। एस वेव की खास बात आपके ये है, ये सिर्फ सॉलिड में चलती है, ये सिर्फ सॉलिड में चलती है, सॉलिड में चलती है। तो सॉलिड में अगर आपकी ये चलती है तो इसमें आप देख क्या रहे हो, ये जो एस वेव है ये आउटर कोर से मुड़ गई, इसका मतलब आउटर कोर सॉलिड नहीं है, आउटर कोर सॉलिड नहीं है, क्योंकि ये लिक्विड में नहीं चल सकती। इसका मतलब ये क्रस्ट में आपके चलती है, मेंटल में चलती है, लेकिन कोर में नहीं चल रही है, कोर में नहीं चल रही। वहीं एल वेव की अगर हम बात करें तो एल वेव आपके सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर चलती है। सिर्फ कहां चलती है? सरफेस पर चलती है, सरफेस पर चलती है। पहले पी आपके, इसकी खास बात यह है ये सॉलिड लिक्विड दोनों में चलती है, इसलिए पी आपके वेव क्रस्ट, मेंटल, कोर तीनों में आएगी। एस की खास बात यह है सिर्फ सॉलिड में चलती है, तो ये क्रस्ट और मेंटल में तो चलती है लेकिन आउटर कोर से ये डेविएट हो जाती है। इसका मतलब आपके इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो आउटर कोर है ना ये लिक्विड है, क्योंकि एस वेव आपके लिक्विड में एंटर नहीं करती, ठीक है। और एल वेव सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे चलती है, धरातल के ऊपर चलती है। अब यहाँ ये तीन हमने भूकंपीय तरंगों के बाद इन तीन भूकंपीय तरंगों के आधार पर क्रस्ट, मेंटल और कोर की जो विशेषताएं होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, इनको समझेंगे हम अपनी नेक्स्ट